हेलो एवरीवन। वेलकम है आपका आपके अपने चैनल वाराणसी ब्लॉगर शिल्पी दुबे में। ये वीडियो मैं एक बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगा कि सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो मैं इसको फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्योंकि आज की वीडियो ना कोई रेसिपी है, ना कोई व्लॉग है, ना कोई चैलेंजिंग वीडियो है। आज की वीडियो बिल्कुल अलग टॉपिक पे है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई ऐसी डिग्री है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत से लोगों ने मेल किया था, और बहुत से लोगों ने मुझे किसी दूसरे के कमेंट बॉक्स में मैंने कमेंट किया था कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आ चुकी हूँ और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ मैं जी रही हूँ। तो उन लोगों ने उस कमेंट बॉक्स में बहुत से कमेंट करके मेरे से पूछा था कि आपने इस प्रॉब्लम को कैसे अपनी लाइफ से ख़त्म किया, इस चीज़ से आप कैसे बाहर आए हो, प्लीज़ हमें भी बताओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का टॉपिक है पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक। तो मैं खुद पैनिक डिसऑर्डर की पेशेंट रह चुकी हूँ। पैनिक अटैक्स मैंने कई बार झेले हैं, और मुझे पता है कि पैनिक डिसऑर्डर अगर आपको होता है तो आपको कैसा फील होता है, और पैनिक अटैक अगर आपको आता है तो आपको कैसा फील होता है। तो इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे कि सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपको कोई भी न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम है, तो पहले तो हम उस चीज़ तक पहुंचने में बहुत देर लगा देते हैं। लकीली अगर कोई बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम को समझ पाता है कि हमें ये न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम है, तो वो बहुत लकी है। क्योंकि मुझे इस चीज़ को समझने में या डॉक्टर्स इस सही डॉक्टर तक पहुंचने में 2 साल लग गए। 2016 में मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, और मैं 2000 ये मैं पर्ची साथ में लेके बैठी हुई हूँ। आप देखिए कि सबसे पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी 2018 में। यहाँ पे है 2018 में सबसे पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी। 2016 में मुझे फरवरी में मुझे सबसे पहला पैनिक अटैक आया था, और 2016 पूरा बीत गया, 2017 पूरा बीत गया। 2016 फरवरी से 2017 फरवरी, 2017 फरवरी से 2018 फरवरी, मुझे इतना टाइम लग गया सही जगह पहुंचने में, जहां की मेरी प्रॉब्लम डायग्नोस होगी और जहां मेरा ट्रीटमेंट तब फिर सही तरीके से स्टार्ट होगा। तो इस 2 साल में मैंने बहुत कुछ झेला। और अगर आपको पता है कि हम बीमार पड़ते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हम अकेले परेशान हैं। हमारे बीमार होने का मतलब कि हमारे साथ जो लोग हैं वो हमारे जैसे जितना ही परेशान होते हैं, मेंटली भी फिजिकली भी। मेरे साथ मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड रहते थे। मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, तो मैं अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रह पाती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के संग बाहर रहती हूँ। तो इस सिचुएशन में 2 साल मेरे हस्बैंड की जॉब, कभी वो छुट्टी लेते थे, कभी हॉस्पिटल में मेरे संग रुकते थे, कभी मेरे बेटे को छुट्टी लेनी पड़ती थी स्कूल से। कई बार वो स्कूल बिल्कुल जा ही नहीं पाता था, या कई बार उसको, मैं हॉस्पिटल में होती थी तो मेरे फ्रेंड के घर पे सोना पड़ता था, रुकना पड़ता था। बस ऐसे ही 2 साल कैसे कैसे भी लाइफ कटी। तो इन 2 सालों में मुझे कई बार पैनिक अटैक आया, कई बार मैं बेहोश हुई, और इस 2 साल में मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बड़ा सा ज़ीरो हो चुका था, एक बड़ा सा ज़ीरो, कि मैं इस चीज़ से कभी बाहर नहीं आऊँगी, कभी ठीक नहीं होंगी। इतनी दवाइयाँ हुई इन 2 सालों में। मेरे हस्बैंड ने हर कोशिश एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सब कुछ किया कि मैं ठीक हो जाऊं। और इतनी इतनी दवाइयाँ मेरे घर में पड़ी रहा करती थी, बंडल के बंडल। पहले मुझे अटैक्स 2-2 3-3 महीने पे आया करते थे। उसके बाद मुझे अटैक और जल्दी आने लगे। फिर मुझे ये हुआ कि हर महीने की, मतलब फिक्स एक डेट हो गई थी कि 12 तारीख है तो 12 तारीख को मुझे पैनिक अटैक आएगा। मेरे हस्बैंड ने रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा। जब मेरी तबीयत खराब हुई, जैसे मेरी तबीयत खराब हुई, जैसे कंडीशन में वो थे वैसे ही कंडीशन में मुझे लेके भागे। मेरे नेबर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मेरा छोटा सा 6 साल का 7 साल का बेटा, वो बहुत समझदार हो गया। भगवान कहते हैं ना कि अगर आपको तकलीफ देते हैं तो उसको सहने की, बर्दाश्त करने की शक्ति भी देते हैं। तो इस टाइम पे मेरा बेटा बहुत ज़्यादा समझदार हो गया मुझे देख देख के। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे सब कुछ पूछा कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो
मैंने बताया कि मुझे अचानक से ऐसा लगता है कि मेरे पेट में कुछ हो रहा है, मेरे हाथ-पैर ठंडे हो रहे हैं, मेरे कान से सीटियों की आवाज़ आ रही है, या तो मतलब कि ऐसा लगता है सीटियाँ धीरे-धीरे मेरे कान में बज रही हैं। मेरी आँख के आगे ऐसा लगता है कि एकदम से अंधेरा हो गया, या जैसे आप रोशनी वाले कमरे में बैठे होते हो और एकदम से लाइट कट जाती है, तो जैसा आपको लगता है वैसा ही होता है। और उसके बाद मैं बेहोश हो जाती हूँ, मुझे नहीं पता होता है कि मेरे संग क्या हुआ है। तो शायद आपको भी, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको अगर पैनिक अटैक आता होगा तो मेरे ख्याल से ऐसा ही होता होगा। और मुझे इतनी बार 2 साल में, 2.5 साल में पैनिक अटैक आया है कि मेरे पास गिनती नहीं है। मैं रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो पे, रेल ट्रेन के अंदर, घर में, बाहर, हर जगह, मतलब कि कितना बताऊँ मैं, इतनी बार बेहोश हुई हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे यूँ उठा के एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया करते थे, या फिर वेट किया करते थे कि मैं होश में आऊँगी तो मुझे लेके जाएँगे। और जब आप अटैक के बाद होश में आते हो तो आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है। शुरू-शुरू में जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था, तो बीपी घबराहट होती थी, तो डॉक्टर के पास जाते थे, वो बीपी चेक करते थे, बीपी तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इनका तो बीपी कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, इनकी घबराहट तो कंट्रोल ही नहीं हो रही, तो वो आपको आईसीयू में डाल देते थे। उसके बाद ये टेस्ट, वो टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ईसीजी, ये है, वो है, चलता रहता है, लेकिन आपका जो टेस्ट है सब कुछ नॉर्मल आता है। सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई, और जिनको पैनिक डिसऑर्डर होता होगा उनके साथ भी सेम चीज़ होती है। बस थोड़ा-सा आपका बीपी ऊपर-नीचे होता है, या कई बार वॉमिट ज़्यादा हो जाने की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इतना ही होता है। सेम सिचुएशन मेरे साथ भी थी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, जब सही डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर हरदेव सिंह, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या-क्या होता है, मैंने सारी चीज़ें बताई उनको। फिर मुझे लग रहा था कि जब इतने डॉक्टर्स ने नहीं ठीक किया तो ये क्या ठीक कर पाएँगे। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा जो इतना ज़्यादा हम झेल चुके होते हैं, कई-कई साल, बहुत-बहुत साल तक, उम, जब हम इस चीज़ में एकदम रम चुके होते हैं, किसी भी डॉक्टर से ठीक नहीं होता, कोई डॉक्टर बता ही नहीं पाता कि हुआ क्या है, तो हमें लगता है कि अब हम इसी के साथ जिएँगे और इसी के साथ मर जाएँगे। सेम सिचुएशन मेरे साथ भी थी। मुझे लगा कि ठीक है, जैसे और डॉक्टर दवाई कर रहे हैं, इनको भी कर लेने दो। तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉब्लम है आपकी, इसको कहते हैं पैनिक डिसऑर्डर। हमारी मेडिकल कंडीशन में, मेडिकल लैंग्वेज में, जो भी उनकी पढ़ाई होती हो, तो ये न्यूरोसाइकियाट्रिक डिपार्टमेंट की एक बीमारी है, या न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, जो भी आप कहिए, वो है। जैसे आपको फिजिशियन सर्दी जुकाम बुखार की दवाई देता है, ये पहली बीमारी होती है जो एक फिजिशियन आपको चेक करता है, या फिजिशियन के लिए सबसे छोटी बीमारी होती है सर्दी जुकाम बुखार। सेम ऐसे न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर में सबसे छोटा डिसऑर्डर ये होता है, लेकिन आप यहाँ आते आते इतनी जगह घूम फिर के आते हो कि आपको लगता है कि आप अब कभी ठीक नहीं होगे। फिर मुझे लगा कि बस ये क्या बोल रहे हैं, जल्दी से मुझे दवाई दें और मैं निकलूँ यहाँ से। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डरती थी घर के बाहर निकलने से, मैं दूध लेती थी, दरवाज़ा बंद करती थी और अंदर। यहाँ तक कि मैं अपने दरवाजे के बाहर पैर नहीं रखना चाहती थी, मुझे लगता था मैं बेहोश हो जाऊँगी। हर जगह अपने हस्बैंड को पकड़ के लेके जाना, बेटे को पकड़ के लेके जाना, अकेले मैं कहीं नहीं जाती थी। उन्होंने मुझे लगभग 1 हफ्ते की दवाई दी, 1 हफ्ते की दवाई दी। उन्होंने कहा कि जितना आपको भरोसा दवाई पे करना है, उतना ही भरोसा आपको खुद के ऊपर भी करना है। और ये ध्यान रखिए कि अगर पैनिक अटैक से आपको मरना होता, तो आप कब की मर चुकी होती। इतने अटैक्स आपको आ चुके हैं, इतने ज़्यादा अटैक आपको आ चुके हैं। अगर आपको मैं फ़ोटो लगा दूँगी मेरी कंडीशन क्या हो गई थी उस टाइम पे, 2 ढाई साल में। ये बात मुझे तो कहीं न कहीं लगी कि हाँ, कि अभी तक तो मैं मरी नहीं। इतने अटैक मुझे आ गए, इतनी बार आ गए, कभी-कभी दिन में 2 बार भी अटैक आ जाया करते थे मुझे, अभी तक तो मैं मरी नहीं। तो ये बातें कहीं न कहीं कह रहे हैं तो सच कह रहे हैं कि मरना होता तो मैं मर गई होती, मरूँगी तो नहीं। ये चीज़ तो मुझे वहीं पक्की हो गई कि चलो भैया मरेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आप मर गए तो मैं आपको कागज़ पे लिख के दे देता हूँ कि मैं अपनी डिग्री फाड़ के फेंक दूँगा। मुझे थोड़ी-सी हँसी आई, दवाई ली मैंने उनकी और 1 हफ्ते की दवाई लेके मैं चली गई वहाँ से। दवाई ली, कुछ उनकी बातों पे गौर किया। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आपको घबराहट हो, आपको लगे कि बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, तो आपको सोना नहीं है।
जैसा मैं क्या करती थी, मैं अपनी बता रही हूँ कि अगर मुझे लगता था ना मैं बेचैनी हो रही, घबराहट हो रही है, तो मेरे हस्बैंड भी कहते थे सो जाओ, लेट जाओ, आँख बंद कर लो। ये नहीं करना है। आपको वो काम करना है जो आपको अच्छा लगता है। जैसे मुझे गाना सुनना, गाना गाना, कुकिंग करना, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो बोले कि आपको वो काम करना है। जैसे आप जो मुझे देख रहे हो, किसी को बुक पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को बाहर घूमना अच्छा लगता है, अपने फ्रेंड से बातें कीजिए, आप जिसके क्लोज़ हो उसके पास रहिए, उससे बातें कीजिए, वो अच्छा लगेगा। तो मैंने ये भी उनको फ़ॉलो किया और मेरे दिमाग में कहीं न कहीं ये चीज़ बैठ गई थी कि मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा मेरे वज़ह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो मेरे अंदर गिल्ट बहुत भर गया था। बहुत ज़्यादा गिल्ट भर गया था कि मैं इनके ऊपर बोझ हो गई हूँ। ऐसी वाइफ़ दुनिया में, इतनी घटिया वाइफ़, इतनी गंदी वाइफ़ नहीं होगी जिसकी वज़ह से उसका हस्बैंड इतना परेशान हो रहा है। मैं बहुत ही गंदी माँ हूँ जिसकी वज़ह से उसका बेटा परेशान हो रहा है। तो इस वजह से मुझे अपने आप से कहीं न कहीं नफ़रत होना शुरू हो गया था। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी अपने ऊपर। तो उन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड ने कभी कहा? मैंने कहा नहीं। कह रहे उन्होंने कभी आपके ट्रीटमेंट में डॉक्टर ने कहा कि कभी आपके हस्बैंड ने आपके ट्रीटमेंट में कोई कमी की? मैंने कहा नहीं। लेकिन फिर आप कैसे कह सकते हो कि आपके हस्बैंड आपकी वजह से परेशान है? वो सिर्फ़ आपकी बीमारी से परेशान है। जो आप प्रॉब्लम में हो, वो आपसे नहीं परेशान है। अगर नफ़रत करना है तो इस बीमारी को ख़त्म करना है आपको। वो चीज़ भी मुझे कहीं न कहीं समझ में आने लगी धीरे-धीरे। आपके सेशंस होते हैं, आपको डॉक्टर आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग टाइम देता है, अपॉइंटमेंट देता है कि आपको सेशन पे आना है। तो आप टाइम टू टाइम सेशन पे जाइए, दवाई लीजिए और जैसे-जैसे आपके डॉक्टर कहते हैं वैसे-वैसे कीजिए। अ, सॉरी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रीटमेंट के बीच में मुझे अटैक नहीं आए थे, अटैक आए थे। कम आए थे, बहुत कम हो गया था अटैक आना। आपको अपने विल पावर पे भरोसा करना है कि मैं ठीक हो जाऊँगी, टाइम टू टाइम दवाई लेना है, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी नहीं चलती हैं और मेरा ट्रीटमेंट की वज़ह से बहुत ज़्यादा मतलब जो उससे पहले ट्रीटमेंट हुआ जो उल्टा-पुल्टा ट्रीटमेंट हुआ मेरा कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उससे मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। मैं पिक लगा दूँगी आपको कहीं। मैं अपने वेट से डबल वेट की हो गई थी वो दवाइयाँ खा-खा के। और स्ट्रेस ले लेके, नींद की गोलियाँ खा-खा के, जो जिसकी मुझे ज़रूरत थी नहीं। हाँ, अगर पैनिक डिसऑर्डर का आपका ट्रीटमेंट चलता है, तो आपकी जो दवाई आएगी सो थोड़ा नींद आएगा, मतलब थोड़ा-सा आपको लगेगा कि हाँ, अच्छे से जैसे कि उचाटी सी जो लगी रहती है कि मतलब नींद नहीं आती, घबराहट होती है, थोड़ा आपको अच्छी नींद आएगी बस। ये नहीं कि आप हमेशा नींद में पड़े रहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जब मैंने दवाई शुरू की, तो मेरी दवाई पहले आप ये डेट देख लीजिए, 27 27/1/2018 मेरे बर्थडे से एक दिन पहले का था। उसके बाद मैं लास्ट कब गई हूँ? मैं लास्ट गई हूँ 8/2/2020। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई नहीं हूँ। उसके बाद मैंने कभी मेडिसिन नहीं ली है। तब से मुझे कोई अटैक भी नहीं आया, कुछ मेडिसिन नहीं ली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। धीरे-धीरे सेशंस हुए मेरे, मैंने मेडिसिन्स ली, अटैक भी आए लेकिन मुझे पता था कि मैं नहीं मरूँगी, तो इतना मुझे कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैं नहीं मरूँगी। लाइफ़ हमारी धीरे-धीरे ट्रैक पे आ गई, मुझे लगा कि हस्बैंड को अपने काम पे जाना चाहिए। काम पे वो तो हस्बैंड मेरे पहले भी जा रहे थे लेकिन मतलब जैसे एक फ्लुएंटली होता है ना कि डेली ऑफ़िस जा रहे हैं, टाइम से ऑफ़िस जा रहे हैं, टाइम से घर आ रहे हैं, वीकेंड पे ही घर पे हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं थी। तो जब मैं मेडिसिन लेने लगी तो वो चीज़ें होने लगी, बेटा टाइम से स्कूल जाने लगा, मैं ठीक हो गई, मैं भी खुश रहने लगी और मैं ठीक थी तो फैमिली भी ठीक थी। बस यही सब है और उसके बाद अभी तक मेरे पास सिर्फ़ एक टैबलेट रहती है। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आप एक टैबलेट है जो आपकी जीभ के नीचे रखने वाली है। आप लोगों को अगर पैनिक डिसऑर्डर होता होगा, पैनिक अटैक होता होगा, तो डॉक्टर आपको वो दवाई देता होगा जीभ के नीचे रखने वाली। तो वो डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आप हमेशा अपने पास रखिए। कभी भी ऐसा अगर आपको लगे, तो वो आप अपने जेब के नीचे रख लीजिएगा। 2-3 बार मैंने वो दवाई खरीदी 2-3 मतलब कि वो दवाई आपको बिना पर्ची के नहीं मिलेगी। अगर आप सोचेंगे कि आप ऐसे मेडिकल स्टोर से माँग लें तो वो नहीं देंगे, जब तक आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा तब तक। तो वो पड़ी हुई है मेरे पास, 1-2 बार मैंने फेंक भी दिया क्योंकि एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि रखना है तो मतलब कि रखना है आपको अपने पास। दूसरी चीज़ ये
कि डॉक्टर ने मुझे ये कहा है कि कभी भी आपको अटैक आ सकता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। तो मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हूँ। आपको अपना स्ट्रेस लेवल कम रखना है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। आप ये सोचो कि आपके पास आपकी फैमिली है, वो आपको सपोर्ट देगी, उस सपोर्ट के सहारे आप ठीक हो जाओगे। जितनी आपको दवाई की ज़रूरत है, उतनी ही आपको अपनी फैमिली के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, और उससे भी ज़्यादा आपको अपने विल पावर को मजबूत रखना है कि आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल रिकवर होके मेरी तरह ठीक हो जाओगे। मेरी इस वीडियो से किसी भी एक को फ़ायदा होता है तो मुझे लगेगा कि मेरी वीडियो यूज़फुल है और मैं किसी के काम आ सकी हूँ। और ये जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर हरदीप सिंह, फोर्टिस मोहाली से हैं। इनको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और इनका नाम, पता, फ़ोन नंबर, जहाँ से आप इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर हो सका तो मैं थंबनेल में भी डाल दूँगी, आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने विल पावर को बिल्कुल कमज़ोर मत होने दीजिए। मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है, हर एक बीमारी का इलाज है। तो टेक केयर एंड बाय बाय।